बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 8 दिसंबर पाकिस्तान में पीर की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो माशाल्लाह या मिलिट्री राज का 9वां दिन, जी हाँ 9th डे। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और जो सबसे पहली खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो खबर जब मैं आपको दे रहा हूँगा तो आप हैरान तो होंगे लेकिन साथ साथ आपको यकीन नहीं आएगा। आपको लगेगा मैं मगालता आराई कर रहा हूं, हकीकत में ऐसे भला कैसे हो सकता है। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा कि ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान के DGISPR पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म के अंदर रावलपिंडी में खड़े होकर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए उन्हें आंख मार रहे हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। अब जो यूरोप और दूसरी जगहों पर हैं, नॉर्थ अमेरिका में, उनको शायद इसकी समझ ना आए, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट और मिडल ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट और तुर्की का कॉन्टेक्स्ट जो हमारा रीजन है सारा, उसमें तो ये बहुत ही मायूब कॉन्टेक्स्ट है। इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं वो बहुत ही मायूब हैं और मैं अभी तक हैरान हूँ कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को क्या सूझी कि अप्सा कोमल साहबा जिन्होंने बहुत ही मयारी सवाल किया। सवाल उनका ये था कि ये जो आपने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया है इमरान खान को, ये पहले भी आप करार देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस टर्म को, इस लफ्ज़ को बहुत मिसयूज़ किया गया है माजी की स्टैब्लिशमेंट्स ने। जाहिर है उनका इशारा यही था कि माजी के जो जर्नल्स हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसे बहुत मिसयूज़ किया है। ये लफ्ज़ तो उनके नहीं, ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो उनका सवाल ये था कि ये दोबारा ये आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं तो क्या मतलब है आपका। सवाल बहुत पायदार था और जिस दिन उन्होंने सवाल किया था परसों, मैंने उसी दिन ट्विटर पर जाके जिन 3-4 जर्नलिस्टों की तारीफ की अच्छे सवालों में, उनमें से एक सवाल अप्सा कोमल साहबा का भी था और उसी दिन हमने अप्रिशिएट किया। कल मैं सोशल मीडिया पर जब इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से देख रहा था तो अचानक मैंने नोटिस किया कि जब वो सवाल पूछ रही हैं उसके बाद जो DGISPR अहमद शरीफ चौधरी हैं वो विंक कर रहे हैं, मतलब कि आंख मार रहे हैं अप्सा कोमल साहबा को उनके सवाल के जवाब में। मुझे पहले यकीन नहीं आया और आजकल क्योंकि सब कुछ आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाता है तो मेरी पहली फील यही आई कि नहीं, कोई इतना कैजुअल नहीं हो सकता, इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता या इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही रीज़नेबल, रिस्पेक्टेबल खातून सहाफ़ी के साथ इंटरेक्ट करते हुए यूनिफॉर्म के अंदर इस तरह का नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, जब पूरी टेलीविज़न की स्क्रीन्स आपके ऊपर हैं, लाइव ट्रांसमिशन जा रही है तो आप विन करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे टेलीविज़न की जो ब्रॉडकास्ट थी, जो वीडियोस उनके यहाँ पड़ी थी, डिफरेंट सोर्सेज पर जाके देखा, वो वाला हिस्सा तो हर जगह पर वो वाकई विन कर रहे थे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो उन्होंने असल में ये कारनामा अंजाम दे दिया है। जब किसी भी इदारे में से मेरिट का डिपार्चर होता है तो फिर ऐसी मत मारी जाती है और ऐसी ऐसी हरकतें इंसान करता है, या तो वो प्रेशर में होता है जब उससे ऐसी हरकतें होती हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट होता है। ये अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख्याल में अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट थे या प्रेशर में खेल रहे थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि एक पाकिस्तानी खातून को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी प्रेमिसेस के अंदर, पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दी पहन के, आर्मी की वर्दी पहन के, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर लाइव जाते हुए सवाल के जवाब में आप विन कर रहे हैं। अब जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में है वो इस पर स्माइल करेंगे और कहेंगे कि इट इज़ फाइन। तो मैं आपको थोड़ा सा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रखता हूँ, क्योंकि लीडरशिप जब मैं पढ़ाता था तो यही समझाते थे स्टूडेंट्स को कि हर चीज़ हर जगह पर आप नहीं कर सकते। बस एग्जांपल देता हूँ आपको। अमेरिका में अगर आपको कोई जफ्फी लगाता है तो फिर हाथ नहीं मिलाता। एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं नया नया अमेरिका में आया तो मैं जफ्फी लगाता था, अगर किसी को मिल रहा हूँ उसके बाद हाथ भी बढ़ाता था। तो अमेरिकी हैरान हो जाते थे कि पागल है, जफ्फी भी लगा रहा है उसके बाद हाथ भी मिला रहा है। अब हमारे कल्चर में हम जफ्फी भी लगाते हैं और हाथ भी मिलाते हैं। अमेरिका में या हाथ मिला लीजिए या जफ्फी डाल लीजिए। अब कल्चरल फ़र्क है, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हर कल्चर के अपने अच्छे और बुरे होते हैं। ग्रीट हॉफस्टेड ने यह कहा था कि कल्चर कभी भी अच्छे और बुरे नहीं होते, वो मुख्तलिफ होते हैं। एक जर्मन स्कॉलर हैं जो कल्चर के ऊपर जिन्होंने बहुत लिख रखा है। और वापस आते हैं, अब अगर आप बात करें तो US, यूरोप के कुछ इलाके
जहाँ पर अगर आप विंक करते हैं बात करते हुए मर्द मर्द के दौरान या मर्द औरत के दरमियान, तो यही समझा जाता है कि अगर आप ये भी कह सकते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, या ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, या ये भी कह सकते हैं कि अंदर की बात यही है, अटेंशन आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं। हल्का सा फ्लर्ट भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन मतलब अगर यही काम DGISPR किसी यूरोप के DGISPR होते और आगे उन्हीं इलाकों की जर्नलिस्ट होती और ये कर रहे होते DG साहब, तो शायद इस तरह हम इस स्टोरी को कवर ना कर रहे होते। आगे चलें। आयरलैंड में एक्सेप्टेड है, टीम स्पिरिट है यूजली कि हम दोनों इकट्ठे हैं। जब आप किसी को आंख मारते हैं तो उसका मतलब है कि हम एक ही टीम हैं, हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। अरब कंट्रीज़ जितनी भी हैं बहुत मायूब समझती हैं। एक दफ़ा तो मेरे सामने ऐसा वाक़या हुआ था फास्ट फूड पे कि कोई वहाँ का लोकल अरबी जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ऑर्डर के लिए गया, पहले उस लड़के ने ऑर्डर लिया, फिर उनका मैनेजर जो कि वेस्टर्न था उसने बात करते हुए ख़ातून से ऑर्डर लेते हुए आंख मार दी और वहाँ पर एक वबाल मच गया। ये मैं को आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए जब यूनिवर्सिटीज़ में हम लीडरशिप पढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाते हैं, तो ज़रूर ये ट्रेनिंग करवाते हैं कि दूसरे कल्चर्स के अंदर आपने कैसे एक्ट करना है इनटू डिफरेंट सिचुएशंस। अब आगे चलते हैं। लातिन अमेरिका में स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल या रोमांटिक इन्विटेशन है, जो हमारे यहाँ है ना, जब आप आंख मारते हैं जो उसका मतलब हमारे कल्चर में है, वही लातिन अमेरिका में भी है कि स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल या रोमांटिक इन्विटेशन है टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। वो औरत मर्द को मार रही है या मर्द औरत को मार रहा है, और अमूमी तौर पर मर्द औरत को मार रहा है। वेस्ट अफ्रीका में अक्सर अगर बच्चों को, और हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ माएँ ज़रा आंख फेरती हैं, बच्चों को आंख मारती नहीं है, लेकिन आंख एक तरफ से दूसरी तरफ को फेरती हैं। जब गेस्ट बैठे हों और बच्चों को कहना हो शोर कर रहे हैं, या बच्चों को खामोश होने को कहना हो, या वहाँ से कहना हो कि उठ के चले जाएं, तो हमारे यहाँ ज़रा आंख फेरी जाती है, एक तरफ से दूसरी तरफ बच्चों को घूरी करवाई जाती है। लेकिन जो वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया वगैरह, वहाँ अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को आंख मार लेते हैं, जिसका मतलब है कि बाहर चले जाएं। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, हम दोनों मुल्कों के अंदर कोई कल्चर तो एक ही है, और बांग्लादेश भी। रूड, वल्गर, गंदा, गंदा इशारा, गंदा वो वाला गंदा नहीं, गटर वाला गंदा नहीं, गंदा सेक्सुअल गंदा, गंदा इशारा। इंसल्टिंग एक्सेप्ट बिटवीन स्पाउसेस, ये इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में, या कोई दो दोस्त आपस में आंख मार रहे हैं, वो भी कोई और देख ले तो वो यही समझ सकता है कि मामले कुछ और ही हैं इन दो बंदों के दरमियान। तो इसलिए हमारे यहाँ आंख मारना, अगर तो आप अपनी बेगम को मारते हैं, या आपकी बेगम आपको मारती है, या आपकी होने वाली बेगम, या जिसके साथ आप इश्क विश्क लड़ा रहे हैं और कोई खत शत नीचे से फेंक रहे हैं। अब तो खैर SMS ही जाता है या व्हाट्सएप जाता है, और अब तो वीडियो मैसेजेस और वीडियो चैट्स और वो सब कुछ है। लेकिन किसी ज़माने में तो आपको पता ही है ना कि वो लव लेटर होता था। मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि वो पेपर के ऊपर लिख कर फिर किसी उसको पत्थर के ऊपर लपेट कर जब फेंकते थे, कई दफ़ा सीधा ही होने वाली सास के सर में लगता था और पूरे इलाके में पता चल जाता था कि लव लेटर आया है। तो वहाँ आप आंख शांख मार सकते हैं अगर आपका कोई चक्कर शक्कर चल रहा है। चाइना, जापान और कोरिया, एक्सट्रीमली रूड, क्रीपी, सेक्सुअल हरासमेंट, हमसे भी एक लेवल आगे सेक्सुअल हरासमेंट में कंसिडर होता है इन तीनों कल्चर्स के अंदर। और ऑफन, वेरी ऑफन, जब अमेरिकी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, अगर आप अभी भी गूगल करेंगे तो आप बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको पता चलेंगे कि वो वहाँ जाकर कई दफ़ा आंख मार देते हैं क्योंकि उन्हें कल्चर का नहीं पता होता बात करते हुए। तो कई दफ़ा उन्हें रेस्टोरेंट से और जगहों से निकाल देते हैं बाहर, उन्हें कहते हैं आप बड़े घटिया, निकल जाए यहाँ से, हमने आपको सर्व ही नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया, ओवरली सुजेस्टिव, रूड। ऑस्ट्रेलिया भी हालांकि वेस्टर्न सोसाइटी है, लेकिन ओवरली सुजेस्टिव और रूड समझा जाता है, वहाँ भी आंख मारना। टर्की, वहाँ पर भी हमारी तरह डायरेक्ट सेक्सुअल एडवांस, मतलब आप एक किस्म का, जब वो हंसी तो फंसी वाला काम है ना, उसके बाद आप आंख ही मारते हैं, तो वो वाला काम है। अब DG साहब को क्या सूझी, यूनिफॉर्म में है, आर्मी के यूनिफॉर्म में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत ही मोहतरम हैं वो हमारे लिए तो, अब्सा कोमल साहबा, और अच्छा जर्नलिज्म करती हैं। मेरे उनसे इख्तलाफात बहुत हैं क्योंकि वो बहुत लेफ्ट ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन कई जगहों पर मुझे लगता है कि वो अपनी उस ओरिएंटेशन की वजह से, जो इमरान खान साहब की इन द मिडल पॉलिटिक्स है,
नॉट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, उसमें कई दफ़ा वो मेरा ओपिनियन है कि वो बायस हो जाती हैं, उनके साथ थोड़ा ओवर क्रिटिसिज्म कर देती हैं, और इसलिए मैं भी उन पर वापस क्रिटिसिज्म करता रहा हूँ। लेकिन वो बहुत ही मोहतरम है हमारे लिए। मैं हैरान हूँ, अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि DGISPR साहब ने ये कारनामा अंजाम दिया है, और वो भी फ़ौज के यूनिफॉर्म में। अब जो फ़ौजी अफसरान हैं, एक दो से मैंने पूछा कि क्या फ़ौज के अंदर ये नॉर्मल है, मैंने ये पूछा खबर करने से पहले। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, फ़ौज पाकिस्तान में से ही है और वही कल्चर वहाँ भी चलता है जो पूरे पाकिस्तान में चलता है। अब DG साहब या तो कोई मतलब आई डोंट नो व्हाट ही डिड, वैसे तो हमें वैसे ही नहीं समझ आता व्हाट ही मतलब वो करते क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो हरकतें करते हैं वो वैसे ही नहीं समझ आती, लेकिन ये तो उन्होंने आखिर ही कर दी। तो खैर ये आपके सामने रखनी थी। और यही मैं कह सकता हूँ कि जब मेरिट का डिपार्चर होता है तो फिर हर तरह से होता है, फिर दिवालियापन हो जाता है। समझ नहीं आती कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर जो अपने आप को कम अज़ कम प्रोफेशनल समझते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म में हैं और प्रोफेशनल पोडियम पर खड़े आर्मी को रिप्रेजेंट, बल्कि तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि चारों को, रॉकेट फोर्स को भी, पांचों को, एटॉमिक भी जो आपका है उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो आंखें मार रहे हैं। और मैंने आपको अभी बता दिया कि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे सारे इलाके में, टर्की से लेके जितना भी मिडल ईस्ट है, जितने भी अरब ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या है, और फिर चाइना वाइना में तो हमसे भी ऊपर है काम। अब पता नहीं DG साहब की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, किसी ने बताया नहीं, या उनको कोई गलतफहमी है। अब्सा कोमल साहबा ज़रूर वेस्ट में पढ़ी होंगी, लेकिन जाहिर है वो पाकिस्तानी खातून हैं, पाकिस्तान में काम करती हैं। हो सकता है वेस्ट में उनके लिए भी ये नॉर्मल बात हो, लेकिन यू नीड टू एक्ट DG साहब विद योर यूनिफॉर्म एंड योर स्टैंडिंग जहाँ पर आप खड़े हैं। अब कल को गोरी आएंगी तो आप उनके साथ वैसे थोड़ी एक्ट करेंगे जैसे वो आपस में अमेरिका में करते हैं। आप थोड़ा सा लिहाज तो अपने कल्चर का करेंगे। तो बहरहाल हैरान हूँ मैं, मुझे तो लग रहा था इनके खिलाफ कार्रवाई पहली बात पर ही होनी चाहिए। जो कुछ इन्होंने किया, अब तो ये एक और सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा जी, अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने करनी है। आपको ऐसा लगेगा कि या तो हमारे पास कोई जिनशिन है, मेरे पास जो जब मैं आपको खबर देता हूं तो चंद दिन के बाद वो खबर ऐसे ही लगती है जैसे मैंने ही वो लिखी हुई थी, और या आपको लगता है कि उस बंदे के साथ मैं मिला हुआ हूं, वरना इतनी एक्यूरेसी कैसे खबर में आ सकती है। आपको जब पूरी खबर सुना देते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि नहीं, जिनशिन हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन वजह यह है कि जब आप एनालिसिस करते हैं या इन्फॉर्मेशन डीप डाउन लेते हैं तो कई दफ़ा चीज़ें आप पर वक्त से पहले बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। आपको याद होगा कोई 2 महीने पहले हमने एक स्टोरी की थी डकी भाई की। डकी भाई जो पाकिस्तान में एक बड़ा यूट्यूबर है और उसके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको उठा लिया था और उनके ऊपर मुतअद्दद FIRs केसेस, उनका रिमांड पर रिमांड चल रहा था। और तब हमने आपको बताया था कि असल में ये 2 एजेंसीज की लड़ाई है। शुरू में डकी भाई को अच्छा फेंटा लगाया, फेंटा मतलब उस केस में लंबा रखा, तशद्दुद भी हुआ होगा, आज उन्होंने सब कुछ खोल दिया खैर। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि अब MI ने बीच में छलांग लगा दी है, और अब उन्होंने वही लोग जो ISI के बिहाफ पर डकी भाई को उठा रहे थे, उनको अब MI ने उठा लिया है। याद आ गया आपको? अब आपको आज की स्टोरी बताते हैं और आपको लगेगा कि ऐसा ही था जैसे उस टाइम मैं वहां मौजूद था और वो स्टोरी मैं खुद लिख रहा था। आज डकी भाई ने एक व्लॉग किया है और कहा है कि मेरे 100 दिन जेल में और उसके बाद मेरा कम बैक। उसमें उन्होंने अपने मुंह से वो तमाम बातें बता दी जो हमने आपको 2 महीने पहले ही बता दी थी। उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ और कहां मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हुई और उन्होंने फिर क्या किया। आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस, आपको खुशी होगी कि जो टाइम आप हमारे साथ और मेरी टीम के साथ स्पेंड करते हैं कि हम अक्सर वक्त से पहले वो चीज़ें आपके सामने खोल के रख देते हैं। अब इस केस की कुछ जहतें हैं जो आज भी डकी भाई बेचारे नहीं खोल के रख सके, वो हम अब खोल के रख देंगे। तो पहले आज डकी भाई का ये जो व्लॉग आया, इसमें उन्होंने ज़मीन पर बैठे थे। अच्छी उनकी वो पहले तो अप्रोच अच्छी थी, पीछे सोफ़ा था वो उस पर नहीं बैठे थे, ज़मीन पर बैठ के उन्होंने वीडियो बनाई। ही नोज़ कि वो किन लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को क्या अच्छा लगेगा। ज़मीन पे बैठ के वो थोड़े से जाहिर है मिटे हुए लगेंगे, आजिज़ लगेंगे, मजलूम लगेंगे, तो इसलिए उन्होंने ज़मीन पे बैठ के पहली चीज़, मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, वीडियो करवाई। आपको याद है कि मैंने डकी भाई के लिए आवाज़ उठाई थी क्योंकि मेरे ख्याल में उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, एक बार नहीं बार बार उठाई थी। फिर डकी भाई की उसी केस में जब MI वालों ने डकी भाई पर जुल्म करने वालों को उठा लिया था तो हमने उनके लिए भी आवाज़ उठाई थी, आपको याद होगा। आज पहले डकी भाई का सारा एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, फिर आपको बताते हैं हुआ क्या।
तो डकी भाई ने आज अपना शुरू किया व्लॉग ज़मीन पर बैठकर। कुछ 40-45 मिनट का व्लॉग था। उसमें उन्होंने कहा, तफसील से कहा कि कैसे NCCIA ने उन्हें पकड़ा। वो उन्होंने बताया कि वो और उनकी बीवी अरूब जतोई मलेशिया जा रहे थे। कोई उनके टूरिज़्म ने उन्हें इनवाइट किया हुआ था। एयरपोर्ट पर पहुँचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें पूछा गया कि आपके ख़िलाफ़ कोई FIR है। उन्होंने कहा नहीं, और उसके बाद वो उनको साइड पे ले गए और फिर उन्हें हथकड़ी लगा ली और NCCIA के दफ्तर ले गए। बीवी उनकी जो है वो घर चली गई। उनको वहाँ ले जाकर इन्वेस्टिगेशन की गई। उनसे उनके जो एडसन्स, उनके जो यूट्यूब और उनके दूसरे बैंक अकाउंट्स वगैरह के सारे पासवर्ड ले लिए गए। अगले 2 दिन के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया। सरफराज चौधरी, जी हाँ वही, वो जो कहते थे कि मैं अपनी नौकरी के दौरान ही शहबाज गिल को बाहर से पकड़ के लाऊंगा। याद कीजिए, आपको बार बार वीडियो रिकॉर्ड करवाते थे और कहते थे कि हमारी बहन मरीम नवाज़ पर वो तनकीद करते हैं। याद होंगी आपको उनकी वो वीडियोस। तो शहबाज गिल को तो मैंने बाहर से पकड़ के लाना है और यहाँ कानून के दायरा इख्तियार में लाना है। वही सरफराज चौधरी साहब डकी भाई बताते हैं कि उनको थप्पड़ मारते रहे। फिर डकी भाई ने यह भी बताया कि उन्होंने मुझे ज़मीन पर बिठाया, मेरे हाथ ऊपर करवाए, मेरे पीछे एक और कांस्टेबल को खड़ा किया, एक छोटे बच्चे 7, 8, 10 साल के बच्चे को फ़ोन किया, वीडियो कॉल पर पहले दिखाया कि देखो ये है ना वो डकी भाई जिसकी तुम वीडियोस देखते हो। बच्चे ने कहा हाँ। फिर पीछे से मुलाजिम ने थप्पड़ मारने शुरू किए। बच्चा डर गया, सहम गया। फिर उन्होंने कहा कि अब इसकी दोबारा वीडियोस देखोगे? तो उसने कहा कि नहीं देखूंगा। फिर उन्होंने कहा डकी भाई को गालियाँ दो। तो डकी भाई ने वो गालियाँ देकर भी, बीप चला दी उन्होंने, लेकिन गालियाँ देकर भी बताया कि फिर उस बच्चे ने मुझे गालियाँ दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनका तफ्तीशी था जिसका नाम शुएब था, उसने उनके अकाउंट से $3,26,000 जो हैं वो ले लिए, जो तकरीबन 9 करोड़ रुपए बनते हैं, वो निकलवा लिए। उन्होंने इस पर शोर मचा दिया डकी भाई के ख्याल में। तो बात पूरे NCCIA में फैल गई, जिसकी वजह से उन्हें वो पैसा दबाने में उन्हें मदद ना मिली और उन्हें वो पैसा रिकवरी के तौर पर कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ा। हालांकि शुरू में वो रिकवरी नहीं थी, शुरू में वो इनका पैसा लेके उड़ना चाहते थे। जो क्रिप्टो करेंसी का इनका पैसा था $3,26,000, जो तकरीबन 9 करोड़ रुपए बनते। फिर वो कहते हैं कि इन पर दोबारा तशद्दुद शुरू हो गया। चौधरी सरफराज दोबारा इनको थप्पड़ मारते रहे, इनके ऊपर जुल्म करते रहे और फिर इनकी बीवी को भी बुला के कहा कि उन पर भी FIR देने लगे। बचना है तो 60 लाख रुपए उनको रिश्वत देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हमारे पास 60 लाख नहीं थे, हमने कहीं से कर्ज का बंदोबस्त किया और 60 लाख रुपए अदा किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर दोबारा मुझे 23 दिन का मेरा रिमांड लिया जा रहा था और 23 दिन के इस रिमांड के अंदर मैंने चीज़ें शुरू में ही दे दी थी, लेकिन जानबूझ के मेरा रिमांड लिया जा रहा था और मेरा जो ये ऑर्डियल थी ये ख़त्म नहीं हो रही थी और मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। और एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं पंखे को देख के सोच रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। मैं नाउमीद हो गया था। मैं सोचता था अल्लाह की ज़ात मेरी दुआएं क्यों नहीं सुन रही, मैं कहाँ फंस गया हूँ। फिर डकी भाई बताते हैं कि दोबारा जुडिशल करने का 23 दिन के बाद उनसे फिर रिश्वत मांगी गई, जो कि शायद उन्होंने दी और फिर उन्हें जुडिशल किया गया। अब ये तो उन्होंने सारी दास्तान सुनाई। फिर अचानक एंट्री होती है चुलबुल पांडे की, जिनको बिग ब्रदर का नाम दिया है डकी भाई ने। ये MI के ऑफिसर हैं। डकी भाई तो आज बता रहे हैं, हम तो आपको ये 2 महीने पहले बता चुके हैं। अब जो चुलबुल पांडे हैं, जिनको डकी भाई ने बिग ब्रदर का नाम दिया, उन्होंने कहा कि अचानक एक दिन NCCIA में वो मुझे आकर मिले और उन्होंने कहा तुमसे कोई पैसे मांग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं था। फिर वो बार बार डिफरेंट जगहों पर डकी भाई को मिलते रहे। कभी वो डकी भाई को NCCIA में मिले, कभी अदालत में मिले, कभी कहीं मिले और आखिरकार डकी भाई ने उनको बता दिया कि हाँ मेरे से पैसे लिए गए। बस फिर क्या था, फिर वो बन गए सुपरमैन। फिर वो डकी भाई के सेवियर बन गए और उन्होंने डकी भाई को अपनी आगोश में ले लिया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप अपने घर, ये जितने भी एजेंसीज के साथ बंदे बेचारे, आप ये कह लें, मैं ये नहीं कह रहा, पहले ये समझ लीजिए कि डकी भाई एक मासूम आदमी है जिसको इन्होंने पकड़ के पहले तो उसको मारा पीटा, उसके बाद उससे पैसे भी लिए और उसके बाद उसको ब्रेक करके अपने जेब में भी डाल लिया। ये आखिरी वाला हिस्सा बाद में मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो बिग ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कहता है कि आप अपनी फैमिली को फ़ोन कर दें। बिग ब्रदर कहता है कि मैं उनको मिलने जाना चाहता हूँ। डकी भाई कहते हैं कि मैंने कहीं से फ़ोन अरेंज किया। अब अगर मामलात इतने ही सख्त हैं तो फिर फ़ोन अरेंज भी इन्होंने ही करके दिया होगा, जाहिर है,
क्योंकि अगर ये डकी भाई से मिल रहे हैं और ये एमआई के हैं तो फ़ोन तो अरेंज और कहीं से नहीं करना पड़ना, ये डकी साहब ने नहीं बताया। उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे उन्होंने एनसीसीआई में से फ़ोन कहीं से अरेंज किया। इनकी तो जेब में फ़ोन होना है ना डकी भाई, इन्होंने खुद ही आपकी बात करवा दी होनी है। बहरहाल उसके बाद डकी भाई की फैमिली से ये मिले और अचानक मीडिया में खबरें आईं कि अरूब जतोई ने अब एफआईआर कर दी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने डकी भाई को उठाया था। अब यहां 2 मिनट का क्लिप सुनिएगा कि हमने उस वक्त आपको क्या बताया था। सुनिए। आईएसआई और एमआई की लड़ाई हुई है और इस वक्त घुमसान की लड़ाई चल रही है और उसके अंदर पिस रहे हैं कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए, जिन्होंने हम पर जुल्म करने की अखीर की, लेकिन फिर मदद के लिए उन्होंने हमें ही पुकारा। और जब हमें पुकारा तो हमने, जो इमरान खान बार बार दोहराते हैं कि किसी से इतनी नफ़रत मत करो कि उसके साथ इंसाफ मत कर सको, जब मुझसे रब्ता किया गया तो इनिशियली मैंने सोचा कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या कुछ किया है, हम इसमें क्यों बोलें। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यह हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, भले ज़ालिम ही मज़लूम बन जाए, हमें उस वक्त के मज़लूम की सपोर्ट करनी चाहिए। तो मुझे आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले, आपको याद होगा, एक इत्तला मिली कि एमआई ने चौधरी सरफराज और दूसरे लोग जो नेशनल क्राइम एजेंसी में लाए गए थे, पूरी बल्कि ये एजेंसी ही हमारे ख़िलाफ़ बनाई गई थी, जिसका मकसद हमारे बैंक अकाउंट्स बंद करना, हमारे रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स बंद करना, हमारे लोगों को उठाना, सोशल मीडिया पे अगर किसी ने पाकिस्तान में पोस्ट कर दी तो उन्हें उठाना। स्पेसिफिकली टारगेटेड थी जो लोग मेन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से, और जो चोटी के चंद व्लॉगर्स हैं। सुन लिया आपने, आपको अंदाज़ा हो गया कि उस वक्त हम आपको एग्जैक्टली यही बता रहे थे जो आज डकी भाई बता रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो बिग ब्रदर थे, इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ हमारी माँ है, तुम्हारी बहन हमारी बहन है और तुम हमारे भाई हो, तुम मुसीबत में हो तो इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आए, और तुम परेशान ना हो, अब हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बस फिर वो पीछे खड़े हो गए और उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। और अचानक से, जैसे हमने आपको अभी बताया कि किस तरीके से वो तमाम के तमाम लोग उठाए गए, अभी हमने पिछले व्लॉग में, याद है ना, वही सरफराज चौधरी जो है, वही जो डकी भाई को थप्पड़ मारता था, उनको अब एमआई ने उठा लिया। हमने आपको तभी बताया था कि वो एमआई की ज़ेरे तफ्तीश कह लें या उन्होंने उन्हें अगवा किया हुआ है। हमसे रब्ता किया था जो चौधरी सरफराज साहब के करीबी लोग थे, उन्होंने कि हमारे लोगों को उठा लिया, पेश भी नहीं कर रहे, आप ये खबर कर दें। हमने कई लोगों से रब्ता किया, सब इनकार कर रहे हैं, ये खबर नहीं करना चाहते। आप खबर कर देंगे तो हमारे बंदे अदालत में पेश कर दिए जाएंगे, हमारी जान छूट जाएगी। हमने खबर कर दी और फिर वही हुआ, अगले 4-5 दिन में उनको फिर अदालत में पेश किया गया। फिर ये भी खबर आई कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए, ये भी खबर आई कि उन्होंने रिश्वत ली हुई थी, ये भी खबर आई कि उन्होंने ये किया हुआ था, वो किया हुआ था। आगे चलते हैं। अब डकी भाई कहते हैं कि जब उन्होंने, बिग ब्रदर ने, जो चुलबुल पांडे हैं, उनका, डकी भाई ने यह भी बता दिया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे। अच्छा, एक तो ज़हन में रखिए कि ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है ना, ये मुझे एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि ये बहुत रॉन्गली नेम्ड है इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मिलिट्री में एयरफोर्स और नेवी भी आ जाती है। ये आर्मी इंटेलिजेंस इसका नाम होना चाहिए और इसका जो दायरा इख्तियार है वो आर्मी के अंदर इंटेलिजेंस करना है। लेकिन आप गौर करें, जब पूरा मुल्क की जनरल शान बना हुआ है तो ये आईएसआई तो कर ही रही थी सारे काम बाहर, अब एमआई भी बाहर जो है वो देखिए एनसीसीआई के आईए के अंदर फिर रही है और लोगों को इंसाफ दिलवा रही है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं कि जब उन्होंने कहा ना कि आपकी वालदा हमारी वालदा, आपकी बहन हमारी बहन, आप हमारे भाई हैं, तो मेरे दिल में बात बैठ गई। फिर डकी भाई ये कहते हैं कि उन्होंने हमें ये कहा कि तुम्हारी किसी ने मदद नहीं करनी, बुरे वक्त में सिर्फ फैमिली के अलावा कोई मदद नहीं करता। है ना इमोशनल टच, वही डायलॉग हैं जो कभी सास भी बहू की वाले ड्रामे जो है ना, उन वाले, वो वाले टच हैं इसमें, सारे बड़े इमोशनल टच। तो अब मुश्किल वक्त में फैमिली के अलावा कोई मदद नहीं करता, तो एक तो फैमिली, बहन, बीवी, फादर, वो हैं, दूसरा फिर ये चुलबुल पांडे बिग ब्रदर भी तो फैमिली हो गए ना, जो मुश्किल वक्त में काम कर रहे हैं, तो बॉन्ड रिच हो गया ना। फिर डकी भाई बताते हैं कि ये जेल में भी मुझे मिलने आए और वहां कहा कि तुम रोते क्यों हो जब फैमिली को मिलते हो, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे खड़ा, चिल करो, अब सब सेट कर देंगे, देखना क्या होता है। और उन्होंने कहा फिर थोड़े दिनों में खबरें आना शुरू हो गई कि सरफराज चौधरी को उठा लिया, तो इसको उठा लिया, और अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब आगे चलते हैं। आगे अब
हमने आपको कुछ पूरी कहानी बताई थी। अब सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ क्या हुआ, डकी भाई को उठाया एक ने, वो तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो NCCIA थी वो बनी तो हम PTI वालों के लिए थी और सोशल मीडिया वालों के लिए और जर्नलिस्टों के लिए, उनको उनके ख़ानदानों को तंग करने के लिए, और ISI ने बनवाई थी। और फिर वो पैसा खाना शुरू हो गए बहुत सारी चीज़ों पर। तो MI ने क्या कहा कि साडा हक ऐथे रख, वो भी बीच में कूद गए। ये तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये डकी भाई के साथ इन्होंने इतनी मदद और इतनी मेहरबानी क्यों की, ये हम आज नहीं, ये भी हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। सुनिए। फॉलोअर्स हैं मिलियन मिलियन, 2-2 मिलियन, 10-10 मिलियन, 5-5 मिलियन इनकी वीडियोस देखी जाती हैं। बड़ा इम्पैक्ट है। रजब भट्ट, उनका भी बड़ा इम्पैक्ट है। डकी भाई, उनका भी बड़ा इम्पैक्ट है। इन सबके मिलियंस में वीडियोस देखे जाते हैं। अब जाहिर है हमारी ISI चाहेगी कि जैसे बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स आप देख लें, कोई भी फिल्म स्टार देख लें, कोई भी ड्रामा स्टार देख लें, वो सारे उन्हीं के साथ खड़े हैं। अक्सर आपको उनके अवार्ड शोज़ पे भी नज़र आएंगे बहुत सारे ऐसे काम, और अवार्ड शोज़ नहीं तो आपको 6 सितंबर और दूसरी जगहों पर वो आपको कंपेयरिंग करते भी नज़र आएंगे, आपको वो ISPR के ड्रामे करते भी नज़र आएंगे। तो वो ISPR की पॉकेट में होते हैं। बड़े बिजनेसमैन, बड़े वकील, बड़े जज, बड़े क्रिकेटर, बड़े आर्टिस्ट, सब कुछ अपनी जेब में। अब ये आम से बच्चे थे, रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी वाली, ये इकरा शायद इनका नाम है, या दूसरी खवातीन, या डकी, ये आम से बच्चे थे, लोअर मिडिल क्लास की। ये मिलियंस में इनकी फॉलोइंग हो गई। अब हमें ये भी अपनी जेब में चाहिए। अब दो तरीके हैं, या तो इन्हें हम पैसों से ख़रीदें। अब पैसों से तो क्योंकि ये खासे अच्छे पैसे कमाते हैं, तो पैसों से इन्हें कैसे ख़रीदेंगे? तो दूसरा तरीका वही है कि इनके ऊपर कोई केस डाल दो। जैसे ही केस डाल देंगे तो ये खुद ही दौड़े दौड़े हमारे पास आएंगे। तो आपको हम पिछली दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी वो FIA से अलग एक पूरी एजेंसी बनवाई ही ISI ने थी, अपने काम सीधे करने के लिए, हमें तंग करने के लिए, हमारी फैमिलीज़ को तंग करने के लिए, ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को जो सोशल मीडिया पर बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको तंग करने के लिए ये पूरी एजेंसी बनाई थी। फिर इस एजेंसी के थ्रू मारदाड़ भी शुरू कर दी, पैसा कमाना भी शुरू कर दिया गया। अब हुआ ये, यहाँ से बारीक काम, ये मेरा तज्जिया है सारा। मेरे ख्याल में हुआ ये है कि सिस्ट्रोलॉजी हो या रजब भट्ट हो या डकी भाई, ये कहीं ना कहीं इमरान खान की तारीफ कर जाते थे। तो इनको हाथ में करने के लिए पहले जो अपनी वो नेशनल क्राइम एजेंसी बनाई थी, सरफराज चौधरी वगैरह, उनको कहा ज़रा ठोके ना इन्हें किसी मुकदमे में। उन्होंने इन्हें नोटिस दे दिए। फिर मंसूर अली खान को इस्तेमाल किया गया। ये हमारा तज्जिया है। ISI ने कहा ज़रा बैठ के इनकी परेड करें, जिसे लितर परेड कहते हैं। मंसूर अली खान साहब ने बैठ के पूरा फोरम दिया, कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे जिससे जो कोई सबूत, जहाँ पे किसी सबूत की बात होती थी सरफराज चौधरी साहब कहते थे अभी ना पूछें, अभी रहने दे, बाद में बताऊंगा। मतलब कोई फेयर जर्नलिज्म वहाँ नहीं था। खुली उनको बैटिंग करने का मौका दिया गया। डकी भाई और इन सबको जो है रजब भट्ट और सिस्ट्रोलॉजी, सबको दीवार के साथ लगा दिया गया। अब जाहिर है इनके दोस्त भी होंगे कोई ना कोई, इन लोगों के भी। अब जब इनको नोटिस जारी हो गए तो इनमें से किसी इनके दोस्त ने कहा होगा कि मामला बहुत बिगड़ गया है, हमारी तो जान छुटते हुए अब लगती नहीं है, अब फाइक भाई से बात करते हैं। ये मैं एक इस्तारा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब तो फाइक साहब लाहौर नहीं है, किसी ज़माने में थे। तो वो बहुत सारी हमारे भी जानने वाली ख़वातीन हैं जिनके वो फाइक भाई हैं। तो अब वो ब्रिगेडियर साहब हैं वहाँ पर ISI के आज़ाद कश्मीर में। जब वो लाहौर में थे तो वो कर्नल थे, फाइक भाई। तो अब कोई ना कोई, वो नहीं तो कोई और फाइक भाई होंगे। तो कोई इनका सिस्ट्रोलॉजी का कोई जानने वाला, कोई रजब भट्ट का, कोई डकी भाई का कहेगा कि यार वो फाइक भाई हैं, उनसे बात करते हैं। फाइक भाई को फ़ोन करेंगे, वो कहेंगे आ जाओ कर लेते हैं। जब आप जाके बैठेंगे तो कहेंगे देखें मसला तो बहुत ख़राब हो गया, आप पर तो जुए का केस बन गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया, तो आपकी जान नहीं छूटेगी, आप तो 20 साल के लिए अंदर जाएंगे। आप कहेंगे फाइक भाई कुछ तो करें प्लीज़, मेहरबानी करें। वो कहें अच्छा कुछ करते हैं। सुन लिया आपने, तफसील से आपको बताया था कैसे सिस्ट्रोलॉजी, कैसे डकी भाई, कैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको ये अपने हाथ में करते हैं। क्यों करते हैं? डकी भाई के 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लोग उन्हें देखते हैं। एसेट टैंक, जो एक मिडिल क्लास के बच्चे ने खुद से मेहनत करके अपने आप को एक एसेट बनाया। लेकिन अब वक्त है, दरख्त के ऊपर फ्रूट लग गया, हमने तो खाना है, तो आप पहुंचे। तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले ये खुद ही आपको केसेस के अंदर फंसा देते हैं और फिर आपको छुड़वा देते हैं। जब आपको छुड़वा देते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग इनके मरूने मिन्नत हो जाते हैं। आपको तो ये फैमिली ही लगने लग जाते हैं, चुलबुल पांडे साहब जो है। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग बात आगे आखिर पर बताऊंगा चुलबुल पांडे साहब का एक और काम भी। लेकिन अगली बात यह है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज यही काम करती हैं। मतलब दो, आपको जैसे मैंने आपको कहा कि 2 एजेंसीज थी,
उनकी प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। NCCIA बनवाई थी ISI ने अपने काम निकलवाने के लिए, माल पानी ज़्यादा खाना शुरू हो गए तो MI बीच में कूद पड़ी। हालांकि MI का कोई काम नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कि असल में आर्मी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उनका आर्मी के बाहर कोई काम नहीं। लेकिन गौर करें, वो अदालतों में फिर रहे हैं, वो NCCI में फिर रहे हैं, और ISI भी देखिए क्या कुछ कर रही है। अच्छा खैर, अब वो कहते हैं कि ये तो आपको पता चल गया कि डकी भाई इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे, और जाहिर है उन्होंने वो रजब भट्ट हो, डकी भाई हो, सिस्ट्रोलॉजी हो, उन सबको उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेल के इमोशनल जैसे उनको बचाया है सारे काम में से। बाद में पहले ठुकवाया एक ने, दूसरे ने बचवाया। तो अब डकी भाई क्या हुआ बेचारे का, पूरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं वो इनकी जेब में आ गए। अब वो वही करेगा जो ये चाहेंगे, बल्कि उसको भी एक लर्निंग हो गई कि यार इनके साथ मिलके खेलो, फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा। जे तू रज के करना है प्यार, महीना तय कर ले। बड़ी मायूब सी बात लगती है, लेकिन यही चलता है यहां। ये कहते हैं ठेका ही कर लो। यही आपकी टॉप एक्ट्रेस, टॉप एक्टर्स, टॉप क्रिकेटर्स, टॉप मॉडल्स, टॉप फिल्म मेकर्स, ये सबको ये पता है गुर कि आपने यहां काम करना है, इनके साथ पक्के पक्के जुड़ जाओ, फिर आपको कोई हाथ नहीं डाल सकता, ना टैक्स वाला ना कोई और बदले में इनके छोटे मोटे काम कर दो जब इन्हें चाहिए। अब डकी भाई से क्या चाहिए कि आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे मारें जब जरूरत हो। इमरान खान की आप पहले हल्की फुल्की तारीफ करते थे, अब हल्का फुल्का तनकीद कर दें। आप कहें देखें मरियम नवाज कितना अच्छा काम कर रही है। और आज उन बेचारों ने जब अपनी ये वीडियो बनाई तो उन्होंने फिर बताया कि असली हीरो, उन्होंने कहा वो बिग ब्रदर को मैंने कहा कि मैंने आपका नाम लेके आपका शुक्रिया अदा करना है, तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, माई ब्रदर वी वर्क इन शैडोज, हमें नहीं आपसे अप्रिसिएशन चाहिए, हम तो आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी बहन हमारी बहन है, आप हमारे भाई हैं। काश आप अरशद शरीफ की माँ को भी अपनी माँ समझें, उनकी बेगम को भी अपनी बहन समझें, उनकी बहन को भी अपनी बहन समझें, उनके बच्चों को भी आप अपने बच्चों की तरह शफकत करें और उन्हें भी ऐसा ही इंसाफ दें। चुलबुल पांडे साहब, अच्छा चलें नाम नहीं लेते, थोड़ा सा एहतराम कर जाते हैं। ये जो चुलबुल पांडे साहब हैं, इनमें एक सीनियर है, एक जूनियर है। एक का नाम S से शुरू होता है, एक का नाम Z से शुरू होता है। ये जो क्लेम है ना कि डकी भाई के साथ ये अब मैं एक्सक्लूसिव आपको बता रहा हूँ, ये जो क्लेम है कि डकी भाई के साथ ये फरिश्ता बन के उनको बचा रहे थे, तो ऐन उन दिनों में चुलबुल पांडे साहब किसी बिजनेसमैन को सामने बिठा के अपने ऑफिस में पूछ रहे थे कि आपको पता है जब पीछे से भागते हुए बंदे को गोली मार दी जाए तो उसका क्या बनता है। तो वो जो बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, उसने कहा जी कि क्या बनता है। उन्होंने कहा बस बंदा आगे गिर के मर जाता है। फिर उससे पूछा कि आपको पता है बंदे को उल्टा लटका दें तो कितनी देर में उसका काम तमाम हो जाता है। और उसको समझ नहीं आई कि मेरे से बातें क्यों कर रहे। बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बिजनेसमैन की। तो जब उसने पूछा कि जी ये क्या बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि वो फलां बंदे के आपने पैसे देने हैं ना, वो ज़रा जल्दी से दे दें, नहीं तो काम ख़राब हो जाएंगे। अब वो बंदा वहाँ से निकला, उसकी कहीं बड़ी सिफारिश थी, किसी और जर्नल साहब की थी। उन्होंने उन जर्नल साहब को फ़ोन कर दिया कि जी मुझे तो ये कहा है। उन्होंने जब वहाँ से फ़ोन किया तो फिर चुलबुल पांडे साहब ने उन्हें कहा कि वो ठीक है मामला, आप जैसे आप डील करना चाहते हैं वैसे करें। मीन मामलात अपनी जगह पर वापस चले गए। तो कहने की बात यह है कि अब डकी भाई साहब जो है वो बेचारे काबू आ गए, मैं यही कहूँगा। अब उनको वर्ता है, बहुत बुरी तरह वर्ता है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अगर ये आपके काबू आ ही गया है तो इस बेचारे से ये व्लॉग क्यों करवाया है, इसको नंगा क्यों किया। अभी मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं कि मैं डकी को ह्यूमिलिएट या इंसल्ट नहीं कर रहा, वो बेचारा ट्रॉमा में से गुजरा है, उसके साथ जुल्म हुआ और आप सबको याद है मैंने कितनी उसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन अब क्योंकि वो महकूम हो गया है हमेशा के लिए, वो जेल से तो आज़ाद हो गया लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए गुलाम हो गया, उसकी इंडिपेंडेंस इन्होंने कब्जे में कर ली है। तो पहला ही वीलॉग जो उससे है, उससे नारे मरवाए हैं। एक तो DGMI के नारे मरवाए हैं और फिर आसिम मुनीर साहब के नारे मरवाए, नाम लेके उन्होंने कहा जी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बिग ब्रदर का तो मैं नाम नहीं ले सकता, जो चुलबुल पांडे हमारे, उन्होंने कहा हम तो शैडोज़ में काम करते हैं। तो अब यही मसला है, ये जो हमारे बिग ब्रदर हैं बहुत सारे, इनको लग रहा है ये शैडोज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अब इन सब का पता है। इसलिए हम इनसे भी इल्तिजा यही करते हैं कि यार जुल्म कम करें, क्योंकि अब ऐसा नहीं होना। आपके साथी आपकी तस्वीरें, आपके नाम सब कुछ भेजते हैं, यकीन करें, आपके अंदर से ये जो आपकी प्रॉक्सी वॉर्स चलती हैं। तो कल को आपको ये सारी कीमतें पे करनी पड़नी है, छुपा नहीं जाना किसी से भी, यकीन कर लें। तो इसलिए बहरहाल डकी भाई के साथ जुल्म हुआ। जैसे दूसरी आपने देखा था वो सिस्ट्रोलॉजी बेचारी भी
स्मॉग के ऊपर अच्छे प्रोग्राम कर रही थी, बाकी लोगों को भी आप देखेंगे। तो ये वो तरीका है जो मैं बहुत पहले भी आपको बताता था कि कैसे हर शख्स के ऊपर इनकी नज़र होती है। पहले उसके लिए क्राइसिस क्रिएट करते हैं, फिर उस क्राइसिस को हैंडल करते हैं उसके लिए, और फिर वो हमेशा के लिए इनकी जेब में आ जाता है। अब अगर डकी हों आप, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये तो समझ आ गई कि आपके पास पैसे भी हों तो आप बच नहीं सकते। कोई भी गलीज़ आदमी, हालांकि मैंने उनकी हेल्प की हुई है सरफराज चौधरी की, क्योंकि अगर हम वो स्टोरी ना करते तो वो अगवाई रहते शायद, लेकिन गलाजत तो उसने की जिस तरीके से इन पर तशद्दुद किया। तो कोई ऐसा गलीज़ आदमी आपको थप्पड़ मार सकता है। तो अगर आप किसी बिग ब्रदर के साथ लग जाएं, जैसे हमारे अपने बहुत सारे कई हैं अंदर से, अभी बात करने का मौका नहीं है, जो इस वक्त ब्रिगेडियर साहब कश्मीर में हैं, वो उनके फाइक भाई हैं, तो वो भी फाइक भाई के साथ उनकी भी बड़ी कंफर्ट होती थी कईयों की। तो कहने की बात ये है कि ऐसे ही ये जो बिग ब्रदर हैं, इनके साथ अब डक्की साहब की कंफर्ट है। अब डक्की साहब को सत्ते खैर हैं, डक्की साहब अब दबा के वही कंटेंट बनाएंगे जो उनको चाहिए होगा। और डक्की भाई क्योंकि दिल से भी तो मकरूज है ना, अब ऐसा नहीं है, अब वाला रिश्ता ऐसा नहीं कि बाजू में रोड़ के करवाना है, अब तो डक्की साहब ने खुद ही करना है जो करना है, जरूरत ही नहीं रह गई। तो ये है वो तरीका जब आप बड़े बड़े इंडिपेंडेंट लोग जो मेहनत करके कहीं पर पहुंचते हैं, उनको हम अपनी जेबों में कैसे डालते हैं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।